हेलो बच्चा पार्टी। चलते चलते हम जर्नल के एंड तक आ चुके हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सफ़र बाकी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये एंट्रीज 31 मार्च यानी कि ईयर एंड पे पास की जाती हैं। अब हम देखते हैं ये क्या होती हैं, क्या इसकी वैरायटी होती है, क्या इसका पर्पस होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री को समझने से पहले हमें इस हेडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने ये समझ लिया तो एडजस्टमेंट एंट्री ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, अपनी पोजीशन निकालते हैं एज एट द एंड ऑफ द ईयर, लाइक 31 ऑफ मार्च, वॉट एवर इज द ईयर, तो हमको उसका पर्पस क्या होता है कि ये सब खाते पूरे होने के बाद, अकाउंट्स जब कंप्लीट हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बन गए हैं, तो जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है मैं अभी बताऊंगी। इनका ट्रू एंड फेयर पिक्चर आना चाहिए। किसका किसका? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या होता है, पर्पस क्या है? जो भी आपने साल भर के अकाउंट्स बनाए हैं, जब आप उसको ईयर एंड पे क्लोज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, व्हेन यू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरफ हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और इस तरफ हम सारा रेवेन्यू लिखते हैं। और जब हम इसको नेट ऑफ करते हैं, मतलब भाई कमाया इतना, खर्चा इतना, जब हम इनको सेट ऑफ करते हैं तो हमें या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है और या हमको नेट लॉस निकल के आता है, या तो कमाया है फाइनली या गमाया है। इसका ट्रू एंड फेयर व्यू, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आपने परफॉर्म कैसा किया। अब मान लीजिए आप एक्सपेंसेस लिखते समय पिछले साल के खर्चे भी लिख दिए या अगले साल के खर्चे लिख दिए और ऐसा ही कुछ आपने रेवेन्यू के साथ भी कर दिया, तो आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो निकाल दिया, ठीक है, कि भाई इतना कमाया इतना गंवाया, लेकिन क्या वो ड्यूरिंग द ईयर इस साल का ट्रू एंड फेयर व्यू था ना? क्योंकि आपने उसमें पिछले खर्चे और कमाई भी डाल दिया, अगले खर्चे कमाई भी डाल दिया, तो वो इस साल का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे हुआ? जब हम साल भर खाते चला रहे होते हैं तो बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि अगले या पिछले सालों से रिलेट करती हैं। उन्हें सही करना ही एडजस्टमेंट एंट्री का काम है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस आज की डेट पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, मतलब आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितनी आपके ऊपर लायबिलिटीज हैं, कितने आपके ऊपर एसेट्स हैं। ये चीजें आपको बताती हैं कि आपकी पोजीशन, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है एज एट द एंड ऑफ द ईयर। साल जिस दिन खत्म हो रहा है 31 मार्च को, उस दिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। अब अगर बैलेंस शीट में भी कुछ एंट्रीज के एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, तो इसका मतलब है आप ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दे रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें फॉलो करना है। जैसे हम अक्रूवल मेथड को फॉलो करते हैं, हम कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, हम गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हैं, हम सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से हमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द बैलेंस शीट, ये दोनों ही चीजें हमें ट्रू एंड फेयर व्यू फॉर द ईयर देनी है। इसका मतलब साल भर के खाते में अगर कहीं भी अगला पिछला कुछ जुड़ गया है, कुछ हटना था, कुछ रह गया है, जो कुछ भी हो गया है, हम उसको एक ओवरव्यू लेते हैं और उन्हें एडजस्ट करते हुए एंट्री डालते हैं। परफॉर्मेंस चीज तब तक रहती है जब तक वो पीएल में हो। अगर पीएल में वो आ गई तो वो परफॉर्मेंस का पार्ट बन गई, पर अगर वो इस साल का परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं थी तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसे पीएल से बाहर निकाल दें। बाहर निकाल के हमारे पास ले जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, या तो पीएल है या बैलेंस शीट है। हम परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट से निकाल के हम उसे पोजीशन वाले सेगमेंट में डाल देते हैं। क्यों, कैसे, वो मैं भी इत्मीनान से बताऊंगी।
लेकिन ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जो हम आज को टॉपिक है हमारा पढ़ने वाला है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशंस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी है। वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ पीएल अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st of March, दैट इज एज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय वे ऑफ बैलेंस शीट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हम सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। और आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत एंट्रीज हैं और ये कितनी लॉजिकल हैं और कितनी नीडेड भी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज पे, एक एक करके लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसके बिना हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे ही नहीं सकते। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं। तो जो ये एंट्री साल के आखिर में डाली जाती हैं टू अचीव दैट ट्रू एंड फेयर व्यू, उन्हें कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। हम एक एक करके इन एंट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। आप साल भर जब माल खरीदते हैं तो उसे परचेजेस में बुक करते जाते हैं, वो माल जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, राइट? और जितना आप बेचते चले जाते हैं वो सेल में चला जाता है। अब जो आपने परचेजेस को तो आपने ट्रीट किया एक्सपेंस और सेल को ट्रीट किया रेवेन्यू। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट माल खरीदा था, यूनिट बोल रही हूं, पैसे पे नहीं जा रही, इसमें से 600 यूनिट आपने सेल कर दिया। दिस वॉज द परचेज एंड दिस वॉज द सेल, राइट? 400 यूनिट आपका बच गया। अब ये जो 400 यूनिट बच गया, जब तक आप इसकी एंट्री अलग से नहीं पकड़ेंगे तब तक क्या होगा कि एक्सपेंस में यहां पूरा 1000 यूनिट का परचेज दिखता रहेगा और सेल में 600 यूनिट का सेल दिखता रहेगा रेवेन्यू में। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए आपकी 10 रुपए की यूनिट थी, तो एट द रेट ऑफ 10 अगर हम इसको करते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 10,000। इसकी वैल्यू कितनी थी? 10,000। और आपने मान लीजिए उसको 1200 रुपए में 12 रुपए में बेचा, प्रॉफिट पे बेचेंगे ना, तो आपने 12 रुपए में बेचा, तो जो 600 आपने बेचे उसका वैल्यू हो गया 7,200। आपने अब जो 400 रुपए का माल बच गया, ये भी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज बच गया आपका, क्योंकि खरीद बची है ना आपकी। अब देखिए चीज को बिगर पिक्चर में देखिए, आपने 10,000 का माल खरीदा, आपने उसको एक्सपेंस डाल दिया, आपने उसमें से 600 का माल बेचा 2 रुपए के प्रॉफिट पे, पर यूनिट 2 रुपए का प्रॉफिट, तो सीधा सीधा 600 पे 2 रुपए का प्रॉफिट यानी 1200 का प्रॉफिट आपको सीधा सीधा हुआ था। आपने वो रेवेन्यू साइड में पूरा का पूरा सेल लिख दिया, क्योंकि हर एंट्री के लिए प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, हम तो कलेक्टिवली डाल देते हैं, बाद में हम नेट ऑफ कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है, एक एक आइटम के लिए प्रॉफिट थोड़ी निकाला जाता है। ठीक, अब अगर आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं डालेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि आपने 10,000 का माल खरीदा और 7200 में बेच दिया, तो जो अल्टीमेटली आपका 1200 का प्रॉफिट था वो कहां कन्वर्ट हो गया? वो 2,800 रुपए के लॉस पे चला गया। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री डालना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? साल भर आप ये करते रहे, परचेजेस बुक करते रहे, सेल बुक करते रहे, परचेजेस सेल करते रहे, अब साल के आखिर में सारा माल तो बिक नहीं गया, तो जो माल रह गया है उसको कहीं ना कहीं तो अलग से दिखाएंगे, तभी तो आपकी एक्चुअल पोजीशन निकल के आएगी। बात समझ में आ गई? तो अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 400 यूनिट का। अब अगर यहाँ 600 यूनिट का सेल दिखाया है और यहीं हम यहाँ पर 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 10 रुपए के हिसाब से, मान लो 4,000 रुपए का, तो हमें सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि इस 10,000 में से 4,000 का माल तो अभी बिका ही नहीं है। बिका कितने का है? केवल 6,000 का, और 6,000 का माल आपने 7,200 रुपए में बेचा है, इसका मतलब 1,200 का प्रॉफिट हुआ है। आया ना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? जब पीएल की बात होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, एक्सपेंसेस की बात होगी, रेवेन्यू की बात होगी, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? अब इसमें एक कहानी छोटी सी और आती है। हमने एक अप्रोच और चलती है साथ साथ में, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ये तो हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू, आपने दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, आपको पता चल गया एक्चुअली 10,000 का माल था, उसमें से 4,000 का बिका ही नहीं है, 6,000 का बिका था, 7,200 में बिका था, 1,200 आपको प्रॉफिट हो रहा है।
तो ये आपने ट्रू एंड फेयर कर दिया। दिखाना कैसे है, एंट्री क्या बनेगी, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, नॉट टू वरी। कॉन्सेप्ट को समझिए। यहीं पर एक और अप्रोच अप्लाई कर जाती है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये कहती है कि भाई ज़्यादा उड़ने का जरूरत नहीं है, अगर लगता है कि नुकसान हो सकता है तो उसे उसी साल के खातों में बुक कर लीजिए, मतलब उसे एज एन एक्सपेंस दिखा दीजिए, उसे एज एन लॉस दिखा दीजिए। अगर आपको सिर्फ लगता भर है कि खर्चा की नुकसान हो सकता है तो आप उसे दिखा। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होते हैं, मतलब जो बहुत उड़े उड़े ख्यालों के नहीं होते हैं, जो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, जो बहुत संकुचित सोच रखते हैं, जो बहुत प्रोटेक्टिव चलना चाहते हैं, उसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो हमारे अकाउंट्स पे कंजर्वेटिज्म अप्रोच अप्लाई करती है। उस केस में वो कहते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी आभास हो रहा है कि लॉस हो सकता है तो आप उसको अपने अकाउंट्स में ले लीजिए, मान लीजिए कि लॉस हो गया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसके बारे में कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उसके बारे में हम तब बात करेंगे। लेकिन अगर लॉस का आपको आभास भी हो रहा है तो उसे बुक कर लीजिए। ये थोड़ा नैरो अप्रोच लगता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। वो ऐसे ही चलता है कि आपको बहुत उड़ने का ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, वो जब कमाओगे तब बात करना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये यहाँ तो मेरा नुकसान होना पक्का है, तो वहाँ पर जैसे हम डेटर्स में बैड डेट्स लेते हैं, हमें लगता है कि ये पैसा डूब गया है, ये पैसा नहीं निकल के आएगा, हम बैड डेट बुक कर देते हैं। अगर वो बाद में आ जाता है तो हम उसे बैड डेट रिकवर्ड डाल देते हैं। क्लियर? तो यहां पर अब हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, हम बात कर रहे थे। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू वाला तो हमने देख लिया कि हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, दिखाना है मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा पिक्चर में। लेकिन कंजर्वेटिज्म अप्रोच की जिसकी मैं बात कर रही हूं, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। मैंने बोला आपके पास 400 यूनिट बचे थे, राइट? और 400 यूनिट की जो आपकी कॉस्ट थी, जितने पे आपने खरीदा था, वो थी 10 रुपए। तो कायदे से आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाना चाहिए 4000 इंटू 10। ये हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 400 एट द रेट ऑफ 10, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाना चाहिए 4000 रुपीज। अब कंजर्वेटिज्म अप्रोच वो ये कहती है कि साल को जब आप क्लोज कर रहे हैं उस समय अपने क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू भी पता करिए कि ये जो माल आपने 400 यूनिट 10 रुपए में खरीदा है, आज 31 मार्च को ये मार्केट में कितने का है। भाई वो 10 का 10 भी हो सकता है, 2 रुपए कम भी हो सकता है, कुछ रुपए ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच मीन्स द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कंजर्वेटिज्म अप्रोच, आपने सीधा सीधा माल 10 रुपए का खरीदा था पर यूनिट, आज उसका प्राइस अगर 8 रुपए है बाजार में, तो आप अपने गुड्स की वैल्यू 4000 ना लेकर के 3200 रुपीज लेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी कंसीडर्ड इनटू अकाउंट्स। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी लेफ्ट आउट, बट एंटिसिपेटेड लॉसेस, एंटिसिपेटेड मतलब जिसको होने की आपको आशंका है। अगर लॉसेस आपको आशंका है तो उसको अकाउंट्स में डालिए। तो अगर 8 रुपए है तो आप उसको 4000 बुक ना करके अपने क्लोजिंग स्टॉक को 3200 रुपीज बुक करेंगे। बात समझ में आई आपको? तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपका खर्चा बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको ये सिखाया गया है कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच में आपको अगर कोई लॉसेस की आभास हो रहा है तो उसे बुक कर लीजिए। लेकिन यही स्टॉक अगर 12 रुपए का है आज मार्केट में, तब क्या करेंगे? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। भैया एक तरफ 10 रुपए है, एक तरफ 12 रुपए है, तो आप 12 पे नहीं लोगे, दोनों में से जो कम है उस पे लोगे। आप 10 रुपए पे लोगे, 12 आपका तब बनेगा जब बेच लोगे, जब बेच लोगे तब प्रॉफिट बुक करना। आज ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको 400 को 12, 4800 का कहीं जिक्र भी नहीं आएगा,
उस केस में ये 4,000 रुपीज का वैल्यूएशन आएगा। कंडीशन तो एक ही हो सकती है, या तो मार्केट वैल्यू बराबर हो सकती है, या बढ़ सकती है, या घट सकती है। तो अगर तो बराबर है तो कोई सवाल ही नहीं। अगर बढ़ी हुई मार्केट वैल्यू है तो चुपचाप कॉस्ट पे वैल्यू करो, क्योंकि कॉस्ट कम है। और अगर मार्केट वैल्यू गिरी हुई है उस समय तो चुपचाप मार्केट वैल्यू पे करो, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस को पिक्चर में लेना है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ये कुछ जगहों पर और भी अप्लाई होता है, जहां जहां होगा वो मैं आपको बताऊंगी। नाउ वी कम ओवर टू द प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्री। लॉजिक तो हमने समझ लिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमने सब चीज समझ ली। एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो जगह आएगी। एक हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो स्टॉक है, ये वो माल है जो साल की आखिरी तारीख में आपके पास रखा हुआ है। इसका मतलब अगर ये आखिरी तारीख में रखा है तो ये अगले दिन भी जाएगा। नए साल की जब आप ओपनिंग एंट्री डालेंगे तो उसमें भी स्टॉक जाएगा। जो आज क्लोजिंग स्टॉक का नाम है वो कल ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। भाई अगले साल वो माल कचरे में थोड़ी फेंक दोगे, बेचोगे ना उसको, तो वो बन गया आपका ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि आपके पास सामान रखा हुआ है, आपका एसेट है, यहां पर आ जाएगा ये बाय द नेम क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में आपने लिखा था परचेजेस और रेवेन्यू साइड में आपने लिखा था सेल। ये था आपका 1000 यूनिट, ये था आपका 600 यूनिट जो अभी हमने पहले बात किया था। तो यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 400 यूनिट से। आई बात समझ में? अब यहां एक हल्का सा चीज है जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस शायद नहीं किया है, यहां इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक बार फिर इसे दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। उसकी डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि ये परचेज और सेल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना हो करके उसी के एक दूसरे सेगमेंट में होती है, इसलिए लिखने में ये सही नहीं दिखता। मैं इसलिए आपको बताऊंगी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट, इसमें हम इस तरफ लिखते हैं एक्सपेंसेस, आपको मालूम है, और इधर हम लिखते हैं रेवेन्यू। यू नो इट वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। अब मैंने कहा इसका एक दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या होता है क्या नहीं होता वो सब बाद की बात है। फिलहाल क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता, उसी के दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है, तो मैं सिर्फ आपको उतना इंट्रोड्यूस कर रही हूं। इसी तरीके से हम रेवेन्यू को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? ये जो दोनों का डायरेक्ट है, ये पीएल अकाउंट में ना दिखाकर इसी का एक ऊपर पोर्शन बनता है, यहां ऊपर बनता है, उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज एज एन एक्सपेंस यहां दिखाते हैं, सेल एज अ रेवेन्यू यहां दिखाते हैं, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि पीएल को हम फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। एक रह जाएगा पीएल जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू आएगा, और एक बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू आएगा। उसी का पार्ट होता है परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? कोई डाउट? तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ले गए कहां, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, और दूसरा हम उसको कहां दिखा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये बन गए हमारे दो एलिमेंट जहां क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है, कहां कहां, बैलेंस शीट के एसेट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप उसकी जर्नल एंट्री आराम से फॉर्म कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी, हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है। हमारी एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर एज एन एसेट, जो बैलेंस शीट में जा रहा है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, जब आप एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और आप बैलेंस शीट की बात करेंगे, बैलेंस शीट में उल्टा होता है, ये साइड क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। इस साइड हम लाइबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं, इस साइड हम एसेट्स लिखते हैं। तो
तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक को एज एन एसेट आप डेबिट कर रहे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही ट्रू एंड फेयर आ गई, क्योंकि इतने का माल आपके पास 31 मार्च को बचा था, उसकी एंट्री अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो तो परचेज में पड़ा था, आपने निकाल करके उसको यहां क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दिया। तो क्या हो गया कि आपकी बैलेंस शीट की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर आ गई, और साथ में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट के रेवेन्यू साइड में लिख दिया कि भाई 1000 यूनिट खरीदे थे, 600 यूनिट बिके हैं, 400 यूनिट बचे हुए हैं हमारे पास। तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही हो गई। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और साथ में क्लोजिंग स्टॉक के केस में कंजर्वेटिज्म को तो हमें भूलना ही नहीं है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी मार्केट में रेट है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अब अगर 4000 का माल था, जैसे मैंने बोला कि 10 रुपए का था लेकिन 4000 का था, आप उसको 8 रुपए के हिसाब से वैल्यू कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस 800 का बन रहा है उसे आपको कहीं बुक नहीं करना है, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो खर्चे में जा चुका है, उसको आपको अलग से एज अ लॉस या कुछ बुक करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक का सेगमेंट समझ में आ गया। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं ये समझ में आ गई। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी पीएल। अब हम पीएल के साथ ट्रेडिंग भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। पीएल ट्रेडिंग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और साथ में बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू एंड फेयर पिक्चर पे लेके आना है, ये हमारा टारगेट है। पहली एंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो हमने बहुत इलैबोरेटली करके समझ ली है। अब हम चलेंगे अपनी अगली एंट्री पे, ठीक है। आ गए, आगे बढ़े, ठीक है। फोकस किस चीज पे रखना है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर दिस ईयर, ठीक है। इस चीज पे फोकस होना चाहिए। जब हम एक एक एंट्री को ध्यान से देखते हैं, ये जर्नल एंट्री जब आप बना रहे हैं, जो अभी तक हमने सीखी है जर्नल बनाना, ये उस समय नहीं दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं जब हम इनको कंपाइल करके बैलेंस शीट और पीएल बना रहे होते हैं। ये उस समय कलेक्टिवली लेजर हो गया, लेजर के बैलेंसेस आ गए, उस समय आपको दिखाई देती हैं कि खर्चा जो था, ठीक है, खर्चा जो था वो मार्च के महीने का अभी आपने पे नहीं किया है। भाई आप हर महीने की 2 तारीख को पेमेंट करते हैं, मान लीजिए अगले महीने की 2 तारीख को पेमेंट करते हैं, तो आपने मार्च के महीने की तो पेमेंट करी ही नहीं है, क्योंकि आप तो अप्रैल में करेंगे, 2 अप्रैल को करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मार्च की जो पेमेंट है, मार्च का जो खर्चा है, वो तो 31 मार्च को ड्यू हो गया, क्योंकि मार्च के महीने में अगर आपके एम्प्लॉयज ने काम किया है तो उनकी सैलरी, उनके वेजेस, अगर आप प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो उसका रेंट, ये सारा का सारा खर्चा तो आपके सिर चढ़ चुका है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी है अभी। अब पेमेंट नहीं करी है तो खर्चा रिकॉर्ड्स में नहीं आया। इसका मतलब है कि अक्रूवल मेथड को पिक्चर में लाते हुए आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि खर्चा इस साल को बिलोंग करता है, इसलिए खर्चा तो बुक्स में आएगा ही आएगा। खर्चा बुक्स में आएगा, इसका मतलब है एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट तो करना ही करना है, लेकिन पेमेंट आपने करी नहीं है। अब पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब लायबिलिटी खड़ी है, तो आप उसे लायबिलिटी खड़ा करके कि ये पैसा, ये खर्चा मुझसे हो चुका है, इसकी पेमेंट होनी बाकी है, तो एंट्री क्या बनेगी? मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल वेजेस ले लेती हूं, ठीक है। वेजेस एक एक्सपेंस है जो आप अपनी लेबर को, अपने फैक्ट्री एम्प्लॉयज को पैसा देते हैं, उसे कहा जाता है वेजेस। तो वेजेस एज एन एक्सपेंस को डेबिट करिए। मान लीजिए आपकी 1 महीने की जो वेजेस का खर्चा बनता है वो बनता है 10,000 रुपए 1 महीने का, तो मार्च के महीने के वेजेस को 10,000 रुपए बुक करिए। एंट्री किस डेट को डलेगी? लास्ट डे ऑफ द ईयर, क्योंकि आप साल भर तो चला रहे हैं मजे से, जब 31 तारीख को आप क्लोजिंग देख रहे हैं तब आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो आपने वेजेस बुक किया, अब आपने पैसा तो दिया नहीं, दे दिया होता तो ऑटोमेटिकली एंट्री आ चुकी होती, तो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। लायबिलिटी खड़ी करने के लिए आप यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। जनरली हम वेजेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो क्लब हो जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस एक साथ, या आप इसको वेजेस पेबल भी लिख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये तीनों के तीनों कुछ भी लिखिए, ये है लायबिलिटी, क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है,
इसलिए ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है जो आपके बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 ऑफ मार्च में लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगी। अगले साल यही लाइबिलिटी 1 अप्रैल को एज एन ओपनिंग एंट्री लाइबिलिटी में चली जाएगी। जब आप इसका पेमेंट करेंगे तब ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप इसका ब्यूटी समझे? खर्चा जिस साल का था आपने उस साल के अकाउंट्स में डाल दिया बाय वे ऑफ दिस, मगर क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी थी इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी थी पे करना। तो जब तक ये लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं जाएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही नहीं दिखाई देगी। आपकी बाजार में इतनी देनदारी है, आपको इतने पैसे देने हैं अभी बाजार में, वो कहां दिखाई दे रहा है आपके खातों से? तो दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी अगर ये एंट्री नहीं डाली जाएगी तो। ठीक है, तो 31 मार्च को आपने वेजेस एज एन एक्सपेंस बुक किया कि भाई ये खर्चा मेरा इस साल का है, तो मेरी इस साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इसका असर आना चाहिए, और क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की है इसलिए मेरी जिम्मेदारी है और वो फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाई देनी चाहिए। तब ये एंट्री आपकी एकदम सही हो जाएगी। और अगले साल जब आप पेमेंट करेंगे राइट, तो आपका लाइबिलिटी कम हो जाएगा और कैश निकल जाएगा। तो लाइबिलिटी का कम होना और एसेट का कम होना दोनों ही चीजें अगले साल की बैलेंस शीट पे असर करेंगी, ना कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि पीएल पे। अगले साल कोई इस टॉपिक पे खर्चे की बात नहीं हो रही है, इस टॉपिक पे रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी खड़ी थी, वहीं से उसका पेमेंट हो गया, वहीं के वहीं काम खत्म हो गया। सो दिस इज द राइट वे ऑफ क्लोजिंग योर अकाउंट्स। ठीक है, इसे अक्रूवल मेथड भी कहते हैं, इसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर भी कहते हैं, किसी भी तरीके से समझिए, ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा ही नहीं। इस साल का खर्चा है वो अगले साल में दिख रहा है, इसलिए ये काम आपको करना है। बात समझ में आई? चलो आगे चले। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट आर फॉर द करंट ईयर, करंट मतलब प्रेजेंट ईयर के लिए जिसकी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड, साल के आखिर तक उनका पेमेंट नहीं किया गया है। ऐसे केसेस में आप वेजेस अकाउंट को डेबिट करिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को एज अ लायबिलिटी क्रेडिट करिए, और उसके बाद में वो चीज वहां चली गई, वो वहां चली गई, आपका काम हो गया खत्म, आप आ गए ट्रू एंड फेयर व्यू के करीब। ठीक है, ये तो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आया प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज द नेम सजेस्ट, प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेमेंट, एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुआ कि वो एक्सपेंसेस आपने समय से पहले पेमेंट कर दिया, वो इस साल को बिलोंग ही नहीं करते थे और आपने उसका पैसा दे दिया। अब अगर कोई एम्प्लॉय है वो सैलरी आपसे एडवांस में ले गया, तो वो अगर आप कर देते हैं उसको सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, मान लीजिए 10,000 उसकी सैलरी है, ठीक है, ये अप्रैल महीने की सैलरी थी जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आना था और वो इसी साल आपसे ले गया, और आपने उसको सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश कर दिया। मार्च का महीना था, मान लीजिए मार्च की कोई डेट पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब आपने 31 ऑफ मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और आपने यहां खर्चों में सैलरी अकाउंट लिखा, तो बाकी की जो भी साल भर की सैलरी रही होगी उसके साथ साथ ये वाला 10,000 रुपया भी यहां आकर के बैठ गया भाई, क्योंकि आपने सैलरी अकाउंट में डाला है। जब सैलरी अकाउंट का आपने लेजर बनाया उसमें ये भी जुड़ गया, जब ये जुड़ गया तो ये पीएल में पहुंच गया, रास्ता तो वही है। अब ये पीएल में पहुंच गया, मगर ये खर्चा इस साल का तो था ही नहीं, ये खर्चा तो अगले साल का था, उस आदमी ने आपसे एडवांस लिया था, ये अगले साल का खर्चा है, तो इसे यहां नहीं आना है। अब डालते समय तो ये एंट्री अकाउंटेंट ने डाल दी, मार्च की जो भी डेट रही होगी, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश। अब आते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पे। एडजस्टमेंट कैसे होगा? एंट्री कभी भी पुरानी एंट्री मिटाई नहीं जाती है। जो एंट्री लिख दी उसको आप इरेज नहीं कर सकते, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप नई एंट्री बनाकर उसके इम्पैक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप वहां जाएंगे, उसको मिटाएंगे, उसको सही करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमेशा 31 मार्च को ईयर एंड पे ही डलती है। इस केस में
आपने ऑलरेडी मार्च में एंट्री डाल रखी थी सैलरी अकाउंट DR टू कैश 10,000 रुपए से। अब इसको देखो, इसमें गलती कहां हुई है। क्या कैश गया है ये गलत है? कैश तो गया ही है, आपने पैसा तो दिया है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन ये जो सैलरी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया उस डेट को, वो गलत हो गया। यहां पर सैलरी एज एन एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस एज एन एसेट बुक होना चाहिए, या प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी। समय से पहले भुगतान दे रहे हैं, आपकी अथॉरिटी बनती है उस एम्प्लॉय के ऊपर कि आप उसे फोर्सेबली अगले महीने काम करवाइए। क्यों? क्योंकि उसने तनख्वाह पहले ही ले ली है। आप उसे कह सकते हैं कि सैलरी तुम ले चुके हो, काम ढंग से करना। आपका अथॉरिटी, अब अथॉरिटी है तो इसका मतलब उसे एक्सपेंस के कॉलम से निकलकर एसेट के कॉलम में जाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, पुराने को मिटाकर वहां फ्लूड लगाकर ये करेक्शन करके नहीं कर सकते, आपको सही करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसको सही करना है तो जो एक्सपेंस आपने यहां खड़ा कर दिया है उसे रिवर्स कर देते हैं। भाई अभी आपने डेबिट किया तो बुक्स में एक्सपेंस बढ़ गया, आप इसे क्रेडिट कर दीजिए तो बुक्स में एक्सपेंस कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आप इसको टू सैलरी एज एन एक्सपेंस कर दीजिए 10,000 रुपए से। तो जो एक्सपेंस आपने गलती से खड़ा कर दिया था वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब जब इसका इंपैक्ट आप लेजर अकाउंट में लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सैलरी 10,000 से कम हो जाएगा, जो कि अभी तक बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ दिस एंट्री। अब एक्सपेंस है तो आपने इसको हटा दिया, ये जाना कहाँ चाहिए? एसेट में जाना चाहिए। एसेट का बेसिक साइड डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। नाम क्या रहेगा? प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सैलरी पेड इन एडवांस, ये सब भाई बहन है, कोई भी लिख सकते हैं। प्रीपेड सैलरी अकाउंट DR जिसका नेचर एसेट है 10,000 रुपए से। ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? आपने जैसे ही ये 10,000 के एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंट से हटाए, आपके एक्सपेंसेस इस साल पे आ गए, जो एडिशनल आपने डाल दिया था वो किनारे हो गया। आपका PL फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रू एंड फेयर हो गया। और जैसे ही आपने इस प्रीपेड सैलरी को एडवांस में लिखा, एडवांस में लिख करके एसेट ट्रीट किया, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही हो गई। क्योंकि जितनी अथॉरिटीज या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हाथ में है वो सारी की सारी आपकी बैलेंस शीट के फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाई देनी चाहिए, और अब ये दिखाई देने लगी। आई बात? एक्सपेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, टेन्योर कुछ भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी यही रहेगा। और आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, डाउट तो नहीं है कोई, मगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, ना डाउट आएगा और ना क्लैरिटी आएगी। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें, मेरी बताई हुई चीज़ें, मेरी सिखाई हुई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपके डाउट्स आएंगे, आप दोबारा लगाओगे, मुझसे पूछोगे, किसी और से पूछोगे, तब जाकर के कहानी पक्की होगी। अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ टिकेगा नहीं जब तक आप खुद कॉपी पेंसिल उठाकर मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है? अब हम चलेंगे इसके आगे अगली एंट्री को। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रेलेवेंट एक्सपेंसेस, रेलेवेंट मतलब जो भी, जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस टू सैलरी डाला, ये वही चीज़ है। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये हम एक और लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने अगली एडजस्टमेंट एंट्री पे। ठीक है? तो ये जो एग्जाम्पल इन्होंने यहां दिया है, अब हम लोग ये वाले एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है? ऑन 1 जुलाई 2024 12,000 was paid as insurance premium for a period of 12 months. पीरियड ऑफ 12 मंथ्स नहीं भी लिखा हो अगर, तो भी इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? आपने लिया कब? 1 जुलाई 2024, तो 1 जुलाई 2024 का 12,000 रुपीज का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया।
आप आगे की कहानी में उसको देख ही नहीं रही, अभी मैं अभी बात नहीं कर रही, मैं सीधा इधर ही आ जाती हूँ। ये लैप्स कब करेगा? ये लैप्स करेगा 30 जून 2025 को। ये पूरे 12 मंथ्स के लिए ये बन गया। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर आइडियली 31 मार्च को खत्म होता है, मगर हमारे एकेडमिक पर्पज से कई बार वो उसको दिसंबर में खत्म कर देते हैं, कई बार जून में खत्म कर देते हैं। सो वी नीड टू सी कि फाइनेंशियल ईयर ब्लॉक क्या है। फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2025। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ब्लॉक है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होके 31 मार्च 2025 पे खत्म हो रहा है। अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर ब्लॉक है 12 महीने का, तो इन 12 महीनों से रिलेटेड जो खर्चा है केवल वही खर्चा इस अकाउंट में बुक किया जाएगा। बाकी का खर्चा इस साल को पर्टेन नहीं करता है, इसलिए वो इस अकाउंट इस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। आपने जो पूरे 12,000 पे किए, इसमें से जुलाई 24 से लेकर मार्च 25 तक एक ब्लॉक बन गया और अप्रैल 25 से लेकर के जून 25 तक का दूसरा ब्लॉक बन गया। इस तरीके से ये 2 ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इट मीन्स एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टिल 30 जून 25। मैंने यही बात बोली है आपको कि अगर ये पूरा टेन्योर था, अगर 1/7/24 से लेकर के 30/6/25 तक का टेन्योर था, यहाँ बीच में आ गया आपका फाइनेंशियल ईयर ब्रेकेज 31 मार्च 25। इधर के जितने साल हैं उनकी अकाउंटिंग इस साल के एक्सपेंस में होनी चाहिए और इधर का जितना टेन्योर है वो इस साल के एक्सपेंस में होना चाहिए। क्योंकि पूरी पेमेंट आपने इसी ब्लॉक में करी है तो पेमेंट हम यही मानेंगे, लेकिन जो पेमेंट इस साल को पर्टेन करती है उसे हम एडवांस पेमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्री पेड इंश्योरेंस, कुछ भी कह लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो जब आपने 1 जुलाई को ये 12,000 की पेमेंट करी थी, आपके अकाउंटेंट ने एंट्री डाल दी सिंपल, इंश्योरेंस एज एन एक्सपेंस DR 12,000 टू कैश। उसने ये एंट्री पास कर दी। जब साल खत्म होने पे 31 मार्च पे आपने चीज़ों को नज़र से देखना शुरू किया, तब आपने कहा भाई इंश्योरेंस अगर आपने 1 जुलाई 24 में पेमेंट करी है और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो केवल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये जो 9 मंथ्स हैं इसके इंश्योरेंस का एक्सपेंस इस साल बुक होगा और जो रिमेनिंग 3 मंथ्स हैं उसका एक्सपेंस अगले साल बुक होगा। अब करेक्शन हम कर नहीं सकते, मैंने आपको बताया देयर कैन बी नो अमेंडमेंट, नो इरेजिंग, नो वाइटनर, कुछ नहीं। आप पूरा का पूरा एक्सपेंस जुलाई में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अभी हम पिछले पॉइंट में भी हमने यही डिस्कस किया था। आपके पास चॉइस क्या है? जो 3 मंथ्स का एक्सपेंस इसमें ऑलरेडी बुक्ड है, जो इस साल को रिलेट नहीं करता है, उस एक्सपेंस को आप कम कर दीजिए और उसकी जगह एडवांस अकाउंट खड़ा कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। हमें एक्सपेंस को, इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम करना है 3 महीने के लिए, जिसकी वैल्यू आती है 3,000। तो जब मैंने इंश्योरेंस एज एन एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो 3,000 रुपये से नेट में कम हो जाएगा। और ये 3,000 है क्या? ये इंश्योरेंस जो अगले साल का था उसका पेमेंट आपने इस साल किया है, इसका मतलब ये बन गया आपका एडवांस इंश्योरेंस पेड। अब आप इसको एडवांस इंश्योरेंस पेड लिखिए, प्री पेड इंश्योरेंस लिखिए, प्री पेड एक्सपेंसेस लिखिए, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस लिखिए, कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर। ये एज एन एसेट, एज एन अथॉरिटी आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेंस का पेमेंट अभी कर दिया है। एक्सपेंस अभी एक्चुअली में अराइज हुआ ही नहीं, वो इस साल को पर्टेन ही नहीं करता है। 3,000 रुपीज बहुत प्यारी एंट्री होती है। दिस इज वन ऑफ दोज एंट्रीज जो हर बार आएगी। जो हमने अभी ऊपर वेजेस आउटस्टैंडिंग देखा है वो नाम बदल के आ सकता है। कभी वेजेस के नाम से पूछ लेंगे, कभी वो रेंट के नाम से पूछ लेंगे, कभी सैलरी के नाम से पूछ लेंगे, मगर आएगा ज़रूर कि वेजेस एट द रेट ऑफ 1,000 वर बुक्ड फॉर 11 मंथ्स। 1,000 रुपये की वेजेस, 1,000 रुपये के रेट पर वेजेस 11 महीने के लिए डाली गई, तो 12वां महीना कहाँ चला गया?
एडजस्टमेंट एंट्री आपको डालनी है। इंश्योरेंस 12,000 पेड ऑन सो एंड सो डेट, बात खत्म, इतना ही लिखेंगे वो। ये आपको पता है कि अगर उतनी डेट को पेमेंट किया है तो इसके 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं, ये 12 महीने अगर फलाने डेट पे पूरे हो रहे हैं तो 31 मार्च तक कट ऑफ क्या बन रही है, जो रिमेनिंग है उसको इस तरीके से हमें एडवांस एंट्री में बुक करना है। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं और पर्पस यही है कि फाइनली आपका जो अकाउंट है वो जिस साल की बुक्स हम बना रहे हैं उसके लिए ट्रू एंड फेयर व्यू दे विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अंडरस्टूड? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सपेंसेस के हमने दोनों पहलू देख लिए। एक हमने देखा वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब कि एक महीने के वेजेस अभी हमने नहीं डाले थे तो आउटस्टैंडिंग करके हमने लायबिलिटी खड़ी कर ली। दूसरा हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसमें हमने समय से पहले भुगतान कर दिया था एक्सपेंस का, राइट। अब हम सेम चीज हम इनकम साइड में देखेंगे। मैं नहीं भी बताऊंगी आपको तो भी समझ में आ जाएगा अगर आपने एक्सपेंस वाली चीज अच्छे से समझी है तो, लेकिन फिर भी मैं टच करूंगी, आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। अक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब है आपको कमाई हो चुकी है पर आपको मिली नहीं है। मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, अब महीना 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए, मेरी फीस तो ड्यू होती जा रही है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे फीस दी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो ट्यूशन फीस मेरे लिए अक्रूड इनकम हो गई। वो इनकम मेरी इसी फाइनेंशियल ईयर के ब्लॉक में रिलेट करती थी, इसलिए मुझे इनकम तो बुक करनी है, बिकॉज मुझे करंट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी है, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर वो मेरी ट्यूशन इनकम इसी साल को बिलोंग करती है तो वो फिर सारी की सारी मुझे यहाँ दिखानी पड़ेगी। और ट्यूशन इनकम टू रेवेन्यू, ट्यूशन इनकम क्रेडिट किया आपने, रेवेन्यू हैज अ क्रेडिट साइड, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। क्लियर? ये कर दिया। लेकिन अब मुझे अगर तो पैसा मिल गया होता तो हम बैंक ऑब्लिक कैश को डेबिट कर देते, एज एन एसेट ये बढ़ जाता, वो तो मिला नहीं। अब वो मिला नहीं तो डेबिट क्या होगा, मेरे पास एक अथॉरिटी आ गई अपने स्टूडेंट से कहने की कि भाई आपने मुझे फीस नहीं दी है अभी तक, राइट। वो अथॉरिटी मेरा एसेट बन गई। तो 31 मार्च को क्योंकि मुझे कैश बैंक रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए जो पेंडिंग रह गया है वो सारा का सारा मेरे लिए एक अथॉरिटी का काम करेगा। किस नाम से बनेगा वो? उसको मैं अक्रूड इनकम बोल सकती हूँ, उसको मैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड बोल सकती हूँ। क्लियर? समझ में आ गया? तो जो ये एंट्री है ये एज एन एसेट डेबिट हो जाएगा। अब जो एज एन एसेट डेबिट हुआ है ये मेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, और जो इनकम इस साल को पर्टेन करती थी, मिली या नहीं मिली वो सेकेंडरी बात है, तो वो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे रेवेन्यू पार्ट में आ जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू साइड में आ जाएगी। बात समझ में आ गई? इसी में इन्होंने एग्जाम्पल लिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट्स रीड दिस नाउ। ये क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अर्नड। अर्नड मतलब आपने कमा लिया है, मिला है या नहीं मिला है वो बाद में पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज बीन अर्नड, से इंटरेस्ट अप टू 31st of March 2025 बट इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30 जून। आपने ब्याज कमा लिया है 31 मार्च तक का, लेकिन ब्याज आपको मिलेगा कब? 30 जून को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्याज का जो ब्लॉक होता है वो इंश्योरेंस की तरह ही पूरे 12 महीने का चलता है। वो 12 महीने का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब आपको मिलने के लिए वो ड्यू हुआ है वो डेट आएगी जून में, लेकिन क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर ब्रेकेज पे काम कर रहे हैं, ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं, इसलिए 31 मार्च तक का आपका जितना ब्याज बनता था उसकी एंट्री आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। वो आपको अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा वो आपको 30 जून के बाद, लेकिन ब्याज वो आपका इस साल को रिलेट करता था। साल कौन सा? 1 अप्रैल 24 से लेके 31/3/2025 तक। यहाँ कहीं जून के महीने में आपने शुरू किया था तो ये अगले जून 2025 में आपको ब्याज रिसीव होगा। लेकिन क्योंकि बीच में ये कट ऑफ डेट आ रही है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो भी आपका जून से लेकर के मार्च तक का इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री हमें यहाँ लेनी होगी। अक्रूड इनकम डीआर टू इनकम एज एन इंटरेस्ट जो भी है वो आपने क्रेडिट कर दिया। अक्रूड इनकम बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैठ जाएगा, क्योंकि वो आपके हक का पैसा है, वो आपको मिलना है। कुछ समय बाद मिलेगा पर मिलेगा।
और क्योंकि वो इस साल की इनकम से रिलेट करता है इसलिए इनकम इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, जो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू साइड में रिफ्लेक्ट कर देगा। फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रू एंड फेयर, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन ना। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज है। दो बातें हैं, एक में लिखा है, यहां पर लिखा है बट नॉट रिसीव्ड, यहां लिखा है एंड ड्यू, सब एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी सिमिलर लाइन पे पॉइंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो एंट्री हमने पास करी है वही एंट्री आएगी। अब इनकम साइड का दूसरा एस्पेक्ट कि मिलना नहीं था मिल गया। अब मिलना नहीं था और वो मिल गया, तो जब वो मिला तो अकाउंटेंट ने एंट्री तो कर दी कि रेवेन्यू रिसीव हो गया, बैंक में या कैश में पैसा आया और टू इनकम रिसीव्ड लिख लिया उसने। जब 31 मार्च को आप डेटा चेक करने बैठे तब आपने देखा कि ये इनकम रिसीव तो कर ली है लेकिन ये इस साल की है ही नहीं, क्योंकि मिलना नहीं था पर मिल गया। तो ऐसा जो भी पोर्शन है जो इस साल को रिलेट नहीं करता है, आगे के सालों को रिलेट करता है, उसको आप इस साल की इनकम से कम कर दीजिए और एक लायबिलिटी बना करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दीजिए कि अभी आपने कमाया नहीं है तो आप इसके हकदार नहीं है लेकिन आपको मिल गया है। तो अगर हकदार नहीं है आप, इसका मतलब है ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, किसी का पैसा समय से पहले आपके पास आ गया है, तो लायबिलिटी की तरह से ये खड़ा रहेगा और आपने जितना भी इस साल का रेवेन्यू है उसको आप अकॉर्डिंगली कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब एंट्री बुक करी थी तो आपने सारा का सारा रेवेन्यू में डाल दिया था, इसलिए आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर हैम्पर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब इसके बाद बचता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये क्या चीज होती है? फिक्स्ड एसेट्स जो आप यूज करते हैं उन्हें हम डेप्रिसिएट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स धीरे धीरे अपनी वैल्यू कम करते जाते हैं। आपने अपने ऑफिस में फर्नीचर लगाया, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप लिया, आपने एसी लगवाया, ये जिंदगी भर थोड़ी चलते रहेंगे, कुछ सालों बाद ये खत्म होते जाएंगे। इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मतलब पुराने हो जाएंगे, मॉडल पुराने हो जाएंगे, वेयर एंड टेयर आ जाएगा, खराब हो जाएंगे, तो इनको आप डिस्कार्ड कर देंगे। ये अचानक तो नहीं हो गया, ये साल दर साल धीरे धीरे होता चला गया क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हर साल थोड़ा थोड़ा एसेट की वैल्यू को कम करते जाना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और ये आपके लिए एक एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में आएगा, मगर ये नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि इस एक्सपेंस के लिए, इस खर्चे के लिए आप कोई नगद पे नहीं कर रहे हैं। वेजेस आप पैसा देते हो, काम होता है, सैलरी पैसा देते हो, काम होता है, ट्रांसपोर्ट अलग हो गया, ये भी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया वो भी, कन्वेंस हो गया वो भी, फ्रेट हो गया वो भी, ये सारी की सारी पैसे से है। बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये इसलिए इलैबोरेटली बता रही हूँ कि कई बार पूछा जाता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? जो डेप्रिसिएशन क्या है, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा क्योंकि बुक्स में एक्सपेंस बढ़ रहा है, और इससे हो क्या रहा है, जो आपका रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए एसेट को अगर कम करना है तो क्रेडिट कर दीजिए और एक्सपेंस को अगर बढ़ाना है तो डेबिट कर दीजिए, सिंपल एंट्री। नेक्स्ट इज अमोर्टाइजेशन। जो हमारे एसेट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और भी कुछ कुछ वेराइटीज होती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इस हेडिंग के साथ में आता है टेंजिबल, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग टेंजिबल, मशीनरी टेंजिबल, स्कूटर टेंजिबल, फैक्ट्री टेंजिबल, कंप्यूटर टेंजिबल, सब आपको दिख रहा है। जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिराई जाती है तो हम उसका अकाउंट का नाम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब इनटेंजिबल, आपका रेपुटेशन इनटेंजिबल, गुडविल इनटेंजिबल, कोई लाइसेंसेस, कोई परमिशंस, कोई ग्रांट्स इनटेंजिबल, कोई कॉपीराइट्स, कोई पेटेंट राइट्स, कोई रॉयल्टी इनटेंजिबल। भारी शब्द है ये, धीरे धीरे समझाऊंगी। ये सब एसेट्स हैं, आपकी पावर है, आपके हक है ये, मगर आप इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इनकी कैटेगरी को कहा जाता है इनटेंजिबल। और इनटेंजिबल एसेट्स भी धीरे धीरे घटते हैं। आपकी रेपुटेशन आप मेंटेन करेंगे तो रहेगी, नहीं तो वो भी धीरे धीरे घटेगी। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे घटती हैं तो इनके घटने को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है।
फर्क सिर्फ इतना ही है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में कि डेप्रिसिएशन टैंजिबल चीज़ों पे लगता है जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो आपका अमोर्टाइजेशन है वो इनटैंजिबल एसेट्स पे लगता है जो आपको सिर्फ फील हो सकती हैं, जो आपको पता है कि हैं, मगर आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते। क्लियर? ये सेगमेंट था हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज का। एक रीकैप लें, देखो यहां से लेते हैं हम रीकैप। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में दो खास बातें। पहली चीज ये कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में आता है, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस पे वैल्यू किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इस साल के तो हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, उनके लिए आपको लाइबिलिटी खड़ी करनी पड़ती है। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपने समय से पहले पेमेंट कर दिया, तो जब आपने पेमेंट किया था तो आपने पूरी चीज खर्चे में बुक कर ली, इसीलिए 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे कि जो आपने पूरा खर्चा दिखाया है उसका जो पोर्शन आगे के साल का है उसको एसेट में ले जाइए और इस साल के खर्चे को थोड़ा कम कर लीजिए। अक्रूड इनकम और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जैसे एक्सपेंस की बात करी वैसे इनकम की बात करते हैं। इनकम आपको मिलनी है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो ये इस साल का आपका रेवेन्यू है, लेकिन क्योंकि आपको मिला नहीं है तो एज एन अथॉरिटी अपने एसेट्स में खड़ा कर दीजिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, सेम चीज है बिल्कुल। उसके बाद आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनकम आपने समय से पहले आपको मिल गई है, आपने अभी उसको कमाया नहीं है। जब आपने उसको कमाया नहीं है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी का काम करेगी, ना कि इनकम का। लास्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन होता है टैंजिबल एसेट्स पे और अमोर्टाइजेशन होता है इनटैंजिबल एसेट्स पे। दोनों का पर्पस यही है कि जैसे जैसे चीज़ इस्तेमाल होते जा रही है वैसे वैसे उसका जो कॉस्ट है उसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सालों के बाद जब या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको उतनी कीमत कभी नहीं मिलेगी जितने में ओरिजिनली वो आपके पास आई थी, और क्योंकि उतनी कीमत नहीं मिलेगी तो आपको सारा का सारा लॉस उसी साल बुक करना पड़ेगा जिस साल आप उस एसेट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हटा रहे हैं। और वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उस एसेट को इस्तेमाल तो आप इतने साल करते रहे और खर्चा सारा आपने एक साल में दे दिया, तो ना आपके इतने सालों की पिक्चर ट्रू एंड फेयर रही और ना उस साल की। इसलिए लॉ के हिसाब से हमें एक परसेंटेजेस दिए जाते हैं, हम हर साल धीरे धीरे परसेंटेज वाइज उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं और हर साल में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस बुक करते चले जाते हैं। ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज का एक थंब रूल है, ये 31 मार्च को डाले जाते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे डाले जाते हैं, और दूसरा इसमें कैश या बैंक जैसा लाइव अकाउंट नहीं आता है। क्लियर? अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन और ये है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक, अब ये न्यूमेरिकल मैं अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज अब मैं चाहती हूं आप लोगों को समय मिले। जो हमने सीखा है एडजस्टमेंट एंट्री का वो आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, उसको रिवाइज करिए, पक्का करिए, फिर मेरा अगला लेक्चर देखिए जिसमें मैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 सॉल्व करूंगी आपके साथ। ठीक, तब तक के लिए